अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हम सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम रेट लॉ एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम डेरिवेशन ड्राइव करेंगे, इसके बाद हम यूनिट कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे और एंड पे हम एग्जाम्पल्स जो हैं वो कोट करेंगे। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको एक्सटेंसिव क्वेश्चन आता है तो इसको लिखना भी आपने इन्हीं की पॉइंट्स के साथ है। डेफिनेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, डेरिवेशन, यूनिट, हाफ लाइफ एंड एग्जाम्पल। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रेट ऑफ अ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द सेकंड पावर ऑफ द रिएक्टेंट, कि हम कहते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ईच बीइंग रेज्ड टू इट्स सम पावर। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसमें रिएक्टेंट की जो पावर होगी, जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा। तो जब रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन हम किस तरह से डिटरमिन करते हैं, हम कहते हैं कि रेट ऑफ अ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बीइंग रेज्ड टू इट्स पावर, और वो क्या होगी, सेकंड पावर की। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो डिफाइन हम कुछ इस तरह से करते हैं, क्या रिएक्शन is said to be a second order reaction if the rate of a reaction is proportional to the product of the concentration of the two species of the reactants। अब यहाँ पे इसकी तो सिंपली हमने ये बताया कि when the rate of a reaction depends upon the second power of the concentration of the reactant then it is called second order reaction। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। रिएक्टेंट्स दोनों के दोनों सेम भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स दोनों के दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। सपोज हमारे पास जो रिएक्शन है ये भी हो सकता है कि हम ये रिएक्टेंट्स हो कि सेम रिएक्टेंट्स हमारी प्रोडक्ट बना रहे हो, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट बना रहे हो। अब जब सेम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं तब हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो हम डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और जब डिफरेंट रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो तब हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को एक डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो आज बेसिकली हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन करना है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम। तो अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो अब हम डेरिवेशन ड्राइव करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन, सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब हमारे यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं। सपोज हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, हमारे पास इक्वेशन आती है A+B और प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होती है। वही कंडीशन, जब टाइम 0 था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, हम कहते हैं कि A होगी। रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन कितनी होगी, हम कह रहे हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम। तो रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन भी हम क्या लेंगे, हम A ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो सेम है, इक्वल है। तो टाइम T पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। अभी रिएक्शन हुआ ही नहीं है, टाइम 0 पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, अभी टाइम गुजरा ही नहीं है, रिएक्शन हुआ ही नहीं है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह से जब टाइम T हो जाए, इसी तरह से जब टाइम T हो जाए तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करती है। मींस रिएक्टेंट्स में से इतनी क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। तो हम ये लिख लेते हैं, ये हमारे क्या है, ये सारे हम मोल्स में ले रहे हैं, इनके साथ आपका मोल्स लिखना होगा। ये भी मोल्स है, ये भी हम मोल्स में ले रहे हैं, ये भी मोल्स और ये भी मोल्स। तो इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। तो ये सारी कंसंट्रेशन हम मोल्स में ले रहे हैं। अब हम रेट लॉ लिखते हैं
वेट लॉ हम फर्स्ट इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल वेट लॉ। अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल वेट लॉ हम किस तरह से लिखते हैं, हम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स भी लिख सकते हैं, हम विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो रेट होता है विद रिस्पेक्ट टू हम रिएक्टेंट्स लिखेंगे, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है तो हम नेगेटिव का साइन देंगे, डी ए बाय डी टी। विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बी लिखें तो ये भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है तो डी बी बाय डी टी आ जाएगी वैल्यू इसकी। विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स भी हम लिख सकते हैं, तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, डी एक्स बाय डी टी। डी एक्स हम क्यों लिख रहे हैं, नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम रेट लॉ लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ, रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनती है इक्वेशन, हम कहते हैं कि रेट ऑफ अ रिएक्शन जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ईच बीइंग रेज्ड टू इट्स सम पावर। अब यहाँ पे हमारे कौन कौन से रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं, ए एंड बी। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने रेट्स का प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वालिटी से चेंज करेंगे तो हम कांस्टेंट लगा देंगे। अब रिएक्टेंट ए की हम कंसंट्रेशन लगा देते हैं तो वो हम क्या लगा रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी लेकिन जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ए माइनस एक्स रह जाती है, तो हम यहाँ पे भी ए माइनस एक्स, बी की कंसंट्रेशन क्या है वो भी ए माइनस एक्स लगा देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बन जाती है। अब हम फर्दर वेट करते हैं तो ये हमारे पास ए माइनस एक्स ये क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ गई है। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, दोनों में क्या है, रेट के इक्वल है, तो हम इनमें से कोई भी टर्म ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से डी एक्स बाई डी टी ले लेती हूँ इक्वेशन 1 में से, और इक्वेशन 2 में से के इंटू ए माइनस एक्स स्क्वायर ले लेती हूँ, क्योंकि दोनों रेट के इक्वल है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये हमारे पास डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, ये चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स वेरिएबल है, एक टाइम वेरिएबल है। एक्स क्या है, कंसंट्रेशन है, और टी क्या है, टाइम है, जबकि के इसमें हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो सेम लाइक फर्स्ट ऑर्डर हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेम साइड पे कर लेंगे ताकि हम इन्हें इजीली सॉल्व कर सकें, और सेम वेरिएबल्स को सेम साइड पे करेंगे और दूसरे वेरिएबल्स को हम अपोजिट साइड पे ले जाएंगे। तो हम ये ए माइनस एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, के एज सच रहेगा, और ये डी टी इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन को हमने सेम साइड पे कर लिया है वेरिएबल्स को, क्योंकि मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स एक साइड पे आ गए और दूसरे वेरिएबल दूसरी साइड पे आ गए, सेम वेरिएबल्स को हमने वन साइड कर लिया। अब डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन को लेंगे। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम इसको भी dx है तो इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे भी हम dt है तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम जब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके साथ इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, इधर भी हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल आउट कर देती है, तो इंटीग्रेशन जस्ट वेरिएबल्स की होती है, कांस्टेंट की नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास dx ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर, इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे
और यहाँ से हम कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और इसकी हम dt की इंटीग्रेशन करेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, हम विद लिमिट्स भी कर सकते हैं और विदाउट लिमिट्स भी कर सकते हैं। तो मैं आपको विदाउट लिमिट्स ही करवाती हूँ। पिछले लेक्चर्स में भी हमने विदाउट लिमिट्स ही किया था, तो आज भी हम इसको विदाउट लिमिट्स ही करेंगे। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, फॉर्मूला को मैं इस वेरिएबल को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक जनरल फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप उसे नोट कर लें। अब यहाँ पे इस वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मैंने ये मैथमेटिकल जनरल फार्मूला लिखा है कि जब भी हमारे पास इस तरह की डिफरेंशिएशन हो कि जिसके साथ x की कोई पार हो, तो जब हम उसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको हम इस फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं कि x और जो पार होती है उसमें हम +1 कर देते हैं, नीचे भी हम क्या करते हैं n+1 कर देते हैं, और ये जो साथ में c लिखा है, ये जो भी हम यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास आता है उस कांस्टेंट से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाती है। अब हमारे पास अभी ये इक्वेशन इस फॉर्म में है, तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, a माइनस एक्स को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पार क्या है -2 हो जाएगी, मतलब ये नीचे डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पार प्लस की बजाय नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास a माइनस एक्स -2 dx आ जाएगा, और साथ में हमारे पास इक्वेशन क्या है कि dt आ गई है। तो ये हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अब ये इक्वेशन देखें, a माइनस एक्स माइनस के dx, ये बिल्कुल हमारे पास इसी तरह का फॉर्मूला आ गया है। तो ये बिल्कुल सेम हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई है, तो अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व a माइनस एक्स पार क्या हमारे पास आ गई -2 आ गई, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और सॉल्व हम किस तरह से करेंगे, हम यही मेथड लगाएंगे, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन जो है वो सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन का कौन सा पार्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, ये राइट हैंड साइड है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये इक्वेशन है, समेशन और इंटीग्रेशन a माइनस एक्स की पावर -2 dx, इसको हम सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स, इसकी हम पार क्या है, n क्या है, n की वैल्यू -2 है, तो हम क्या करेंगे -2 + 1 डिवाइडेड बाय, हम इसको क्या करेंगे n+1, तो यहाँ पे हमारा n क्या है -2 + 1, ये चीज़ आ गई। और इसको हम -2 + 1 -1 होगा, तो इसको हम -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपको समझ आ गया कि c क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आती है उसी कांस्टेंट से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ ऑब्टेन होती है वो कांस्टेंट फिगर होगी, उस कांस्टेंट से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने इसको इससे सॉल्व किया तो हमारे पास ये चीज़ आती है। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करती हूँ, तो a माइनस एक्स, इस पार को सॉल्व करें तो ये -1 आती है, डिवाइडेड बाय -1, नीचे भी -2 + 1 -1, और ये भी हमारे पास -1। तो यहाँ पे ये -1 जो है इस -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ किसकी इक्वल आ जाती है, a माइनस एक्स इनवर्स, पार इसकी क्या है, इनवर्स में आ रही है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/a माइनस एक्स, ये चीज़ आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन हमारी क्या बन गई, 1/a माइनस एक्स। dt का आपको ऑलरेडी पता है, d डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो t + c आ जाएगा, मतलब t, और साथ में हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं। तो बाय सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली जो चीज़ है ये बन जाएगी 1/a माइनस एक्स, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन क्या है कि एज सच आएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से खत्म हो गई, तो t प्लस हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे
इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देते हैं। अब ये हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो ये हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज लगाते हैं इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग। जब टाइम 0 था तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या थी, A थी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, 0 थी। जब टाइम t हो जाता है तो तब उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या थी, वो भी 0। मतलब यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, 0। तो हम यहाँ पे लिमिट्स लगा रहे हैं व्हेन t इज इक्वल टू 0 तब क्या था, x इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो हम इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की देन c की वैल्यू क्या होगी ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, ये वैल्यूज लगा देंगे। तो हमारे पास जब हम इस इक्वेशन में ये वैल्यूज लगाते हैं तो a माइनस 0 आ जाएगा, यहाँ पे k ये भी 0 प्लस c, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 1/a। अब ये इक्वेशन जो है इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन A का। ये हमारी A इक्वेशन है, या इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं अगर आपको नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, ये A इक्वेशन है। तो ये हमारी इक्वेशन A हो गई। अब हम ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू इस A में पुट कर देंगे। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन इक्वेशन A, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, 1/a माइनस x इज इक्वल टू kt, और इस c की जगह पे हम ये वैल्यू लगा देंगे ओवर 1/a। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे ये वाला पार्ट जो है इसको रेज करना पड़ेगा। तो ये आपने इस वाले पार्ट को नोट कर लिया होगा। ये वाला पार्ट जो है इसको मैं रेज कर रही हूँ ताकि हम वो वहाँ से बाकी का पार्ट जो है उसको सॉल्व कर सकें। तो ये हमने यहाँ से पार्ट सॉल्व, ये पार्ट। अब हम अपनी ये इक्वेशन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 1/a माइनस x इज इक्वल टू kt प्लस 1/a। अब हम इस 1/, क्योंकि ये कंसंट्रेशन टर्म है तो इसको हम सेम साइड पे लेके आए, इधर ये प्लस हो रही है, जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। तो 1/a माइनस x एज सच आ गया, इसको हम इधर लेके आएंगे तो 1/a आ जाएगा। मैथमेटिकल, सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ पे इक्वल किसकी होगी, ये kt के। अब यहाँ पे इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, a इंटू a माइनस एक्स आ गया। अब a माइनस एक्स की जगह हम क्या लगा देंगे, ये तो ऑलरेडी नीचे मौजूद है तो सिंपल यहाँ पे क्या लगेगा, a लग जाएगा, माइनस का सिंबल एज सच आ जाएगा। अब यहाँ पे a मौजूद है, a माइनस एक्स नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा। ये मैंने एक स्टेप में सॉल्व कर दिया है। हुआ असल में क्या है, मैं यहाँ पे 2 स्टेप कर देती हूँ, लेकिन जगह कम होने की वजह से मैंने इसको सिंगल स्टेप में कर दिया है। मैं एक दफ़ा खोल के इसको कर देती हूँ, लेकिन बाद में हम इसको इसी फॉर्म में करेंगे, जगह कम है और हमने इसको कंप्लीट सॉल्व करना है। तो हमारे पास एलसीएम लेने से क्या था, a माइनस एक्स आया। अब a इसमें मौजूद नहीं है तो हम a की वैल्यू यहाँ लगाएंगे। नेक्स्ट ये माइनस एज सच आ जाएगा, ये a मौजूद है, a माइनस एक्स नहीं है तो हमने a माइनस एक्स लगा दिया, ये चीज़ आई है। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये a एज सच, माइनस a भी एज सच आएगा, लेकिन ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, a माइनस एक्स, ये चीज़ आएगी। तो मैंने ये डायरेक्ट स्टेप कर दिया था। अब इसको kt ये कर देते हैं। अब ये यहाँ पे प्लस का a है, ये माइनस का a है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या रह जाएगी चीज़, हमारे पास रह जाएगा x ओवर a इंटू
ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। हमने निकालना क्या है, हमने कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो के अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो के को हम सिंपली इधर रखेंगे, टाइम को इधर लेके आएंगे, टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम 1/t एक्स ओवर ए इंटू ए माइनस एक्स जो है ये निकाल लेंगे। तो ये लास्ट पे हमने कांस्टेंट निकाल लिया है, वो 1/t एक्स ओवर ए इंटू ए माइनस एक्स के इक्वल है। तो ये हमारा इसका एंड रिजल्ट है, जिसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम इसका हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम, ये हमने फाइंड आउट किया है। अब यहाँ पे हम दो इक्वेशंस के दरमियान में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो कौन कौन सी दो इक्वेशंस है, अब हम उनको देखते हैं। अब ये इक्वेशन जिसको मैंने ग्रीन हाईलाइट किया, ये हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये किस तरह से है, यहाँ पे ये हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ये वेरिएबल कंसंट्रेशन वेरिएबल वो है जिसको हम y एक्सिस पे लेंगे। k हमारी स्लोप है और स्लोप हमारे पास मतलब m क्या है, ये स्लोप है जो कि हमारी k के इक्वल है और ये पॉजिटिव स्लोप आ रही है। t टाइम जो है ये वेरिएबल है जिसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और 1/a क्या है, ये इंटरसेप्ट है। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। एक हम ग्राफ इसके दरमियान में प्लॉट करेंगे, सेकंड हम ग्राफ इस इक्वेशन जो हमने कांस्टेंट के लिए निकाली है इसके दरमियान में प्लॉट करेंगे। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहला ग्राफ हम अपनी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस इक्वेशन के दरमियान में प्लॉट करते हैं। इसको मैं ग्रीन लाइन से ही, ग्रीन कलर से ही शो कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये ग्रीन कलर का जो ग्राफ है ये आपके ग्रीन हाईलाइटेड इक्वेशन के लिए है। ये कौन सा एक्सिस आ गया, ये एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस आ गया। अब ये इस इक्वेशन का ग्रीन कलर का ग्राफ है जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है। अब एक्स एक्सिस पे हम कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं, यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं, यहाँ पे हम 1/a माइनस एक्स ले रहे हैं। तो इधर हम टाइम को लिख लेंगे, टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड आ गया। इधर हम कंसंट्रेशन ले लेंगे 1/a माइनस एक्स। तो ये हमने y वेरिएबल को इधर लिख लिया, ये 1/a माइनस एक्स। अब ये हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसमें हमारे पास स्लोप भी है, स्लोप हमारे पास k है और वो पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी है। तो यहाँ पे हमारी तकरीबन ये वाली जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 1/a के इक्वल है। मतलब हम कंसंट्रेशन टर्म को यहाँ पे ले रहे हैं y एक्सिस पे, y एक्सिस के अलोंग ऊपर हम 1/a माइनस एक्स को ले रहे हैं और नीचे हमारे पास ये मतलब इतना पोर्शन इंटरसेप्ट है 1/a और ये ओवरऑल जो है 1/a माइनस एक्स है। ओवरऑल ये एक्सिस जो है a/a माइनस एक्स हो गया। ये इसमें 1/a इंटरसेप्ट है और ये हमारा 1/a माइनस एक्स को हम ले रहे हैं। स्लोप इस केस में हमारे पास क्या आ रही है, वो पॉजिटिव आ रही है जो कि k के इक्वल है। अब ये जो चीज़ है ये हमारी इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे हम एक इंटरसेप्ट होने की वजह से इसको यूं प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफिकल ट्रेंड आता है वो कुछ इस तरह से आता है। अब ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आती है, यहाँ पे हम एंगल ड्रॉ करते हैं जो कि tan थीटा के इक्वल आता है और ये tan थीटा हमारा क्या है, ये स्लोप है और स्लोप किसके इक्वल है, ये हमारी k के इक्वल है। तो ये फर्स्ट ग्राफ आ गया जो हम प्लॉट करते हैं बिटवीन 1/a माइनस एक्स एंड टाइम के दरमियान में 1/a माइनस एक्स में इंटरसेप्ट भी है जो 1/a के इक्वल है। अब हम सेकंड ग्राफ प्लॉट करते हैं जो कि हमारा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, हम दो ही वेरिएबल्स यूज करें, एक हमारा कंसंट्रेशन वेरिएबल है, एक हमारा टाइम वेरिएबल है। टाइम को अगर हम एक्स एक्सिस पे ले लें, कंसंट्रेशन को वाई एक्सिस पे लें, तो हमारे पास जो ग्राफिकल ट्रेंड आएगा वो भी एक कांस्टेंट ही वैल्यू होगी, वो भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड होगा और उसमें जो स्लोप होगी वो कांस्टेंट k के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम ये रेड कलर का ग्राफ मैं रेड इक्वेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ।
तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं टाइम को, जिसका यूनिट सेकंड है। वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं इस पूरे पैरामीटर को x ओवर a इंटू a माइनस एक्स को। तो यहाँ पे जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है तो वो स्ट्रेट लाइन जो है वो इस ओरिजिन से पास करती है, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट नहीं है। यहाँ पे क्या था, ये वैल्यू इतनी, इंटरसेप्ट हमारी इक्वेशन हमें बताती है इंटरसेप्ट मौजूद है, तो इसमें हमारे पास इंटरसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम जब इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो स्लोप निकलती है, और स्लोप क्या है, वो के इक्वल है। दोनों केसेस में स्लोप क्या है, वो पॉजिटिव है। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। आज के अभी इस लेक्चर में हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। तो अभी तक हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की डेरिवेशन और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की है। इसका यूनिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके बाद हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स जो है उसको करेंगे। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमारा तकरीबन 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें डेरिवेशंस थोड़ी लंबी है। तो डेरिवेशन अभी जस्ट हमने की है, इसका यूनिट हाफ लाइफ और एग्जांपल्स रहती है। इसके बाद हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपके कोर्स में इंक्लूडेड है डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ भी, फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आज का हम लेक्चर जो है उसको कंप्लीट करते हैं।